बीएससी सेकेंड ईयर, पेपर थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट फर्स्ट का नाम है सर्किट एनालिसिस, परिपथ विश्लेषण। और इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक आता है वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स का आता है, ठीक है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। पहले अपन यूनिट फर्स्ट का जो पहला टॉपिक है परिपथ विश्लेषण, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। परिभाषाएं लिखेंगे अपन। सबसे पहली परिभाषा है जाल। सबसे पहली परिभाषा है जाल, इसे इंग्लिश में कहते हैं अपन नेटवर्क। सबसे पहली परिभाषा है जाल, जिसे इंग्लिश में अपन कहते हैं नेटवर्क, ठीक है। चलिए लिखेंगे इसमें विद्युत स्रोत तथा विभिन्न विद्युत अवयवों जैसे प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरकत्व, डायोड इत्यादि से मिलकर बने हुए परिपथों के आपस में संबद्ध समूह को जाल कहा जाता है। के आपस में संबद्ध समूहों को जाल कहा जाता है। इसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे अपन। पहला पॉइंट लिखेंगे ऊर्जा स्रोत रहित जाल को निष्क्रिय जाल कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ऊर्जा स्रोत सहित जाल को सक्रिय जाल कहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे दो निवेश तथा दो निर्गम युक्त जाल को चतुर टर्मिनल जाल कहते हैं।
चतुर टर्मिनल जाल कहते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे वे जाल जिनमें केवल दो ही टर्मिनल होते हैं, केवल दो ही टर्मिनल होते हैं, उन्हें द्विटर्मिनल जाल कहते हैं। उन्हें द्विटर्मिनल जाल कहते हैं। उन्हें द्विटर्मिनल जाल कहते हैं। ठीक है, ये सब जाल के बारे में अपन ने बेसिक सी चीजें बात करी। जाल होता क्या है? विभिन्न विद्युत स्रोतों तथा विभिन्न विद्युत उपकरणों या अवयवों जैसे प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरकत्व, डायोड इत्यादि से मिलकर बने हुए परिपथों तथा एक दूसरे से संबद्ध परिपथों को अपन क्या कहते हैं? जाल कहते हैं। ठीक है, वे जाल जिनमें ऊर्जा का स्रोत अनुपस्थित होता है निष्क्रिय जाल कहलाते हैं। इन्हें अपन क्या कहते हैं? निष्क्रिय जाल। और वे जाल जिनमें ऊर्जा के स्रोत उपस्थित होते हैं उन्हें अपन सक्रिय जाल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में चतुर टर्मिनल जाल वे जाल जिनमें दो इनपुट और दो आउटपुट होते हैं, जिन्हें निवेशी और निर्गम कहते हैं अपन। दो इनपुट और दो आउटपुट टर्मिनल होते हैं, उन्हें अपन चतुर टर्मिनल जाल कहते हैं। तथा वे जाल जिनमें सिर्फ दो ही टर्मिनल होते हैं, जैसे एक इनपुट और एक आउटपुट, उसे अपन क्या कहते हैं? द्विटर्मिनल जाल कहते हैं। ठीक है, ये जाल के बारे में हो गया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे इसमें स्रोत। नेक्स्ट टॉपिक है अपने स्रोत। स्रोत दो प्रकार के होते हैं अपन जानते हैं। एक से हमें करंट मिलता है जिसे अपन विद्युत स्रोत कहते हैं, दूसरे से अपन वोल्टता लेते हैं जिसे अपन वोल्टता स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे अपन। लिखेंगे इसमें पहला धारा स्रोत। इसमें लिखेंगे सबसे पहले स्रोत दो प्रकार के होते हैं। स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे वोल्टता स्रोत। पहला लिखेंगे वोल्टता स्रोत। इसमें लिखेंगे यदि किसी वोल्टता स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा उपस्थित न हो, आंतरिक प्रतिबाधा उपस्थित ना हो तथा उसके साथ जुड़े हुए लोड प्रतिरोध के किसी भी मान के लिए वोल्टता का मान स्थिर रहे तो ऐसे स्रोत
तो ऐसे स्रोत को आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। इसी में लिखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ से, वे स्रोत जिनके अंदर कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिबाधा होती है, कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिबाधा होती है, आंतरिक प्रतिबाधा होती है तथा लोड के मान के साथ वोल्टता के मान में परिवर्तन आता है तो उसे वास्तविक वोल्टता स्रोत कहते हैं। तो उसे वास्तविक वोल्टता स्रोत कहते हैं। वास्तविक वोल्टता स्रोत कहते हैं। वास्तविक वोल्टता स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो ये वोल्टता स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आदर्श वोल्टता स्रोत, इसमें क्या होता है आंतरिक प्रतिबाधा, जिसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। आंतरिक प्रतिबाधा इसमें क्या होती है, शून्य होती है। और लोड के साथ वोल्टता क्या रहती है, स्थिर रहती है या नियत रहती है, बदलती नहीं है। लोड कितना ही चेंज कर दो वोल्टता नहीं बदलेगी। ये तो हो गया आदर्श वोल्टता स्रोत। और दूसरा अगर मैं देखें अपन, वो होता है वास्तविक वोल्टता स्रोत। तो वास्तविक वोल्टता स्रोत में क्या होता है, आंतरिक प्रतिबाधा शून्य नहीं होती और लोड के साथ परिवर्तन वोल्टता परिवर्तित होती है। लोड के साथ वोल्टता परिवर्तित होती है। तो ये तो हो गया आदर्श वोल्टता स्रोत। ये सिर्फ परिभाषा में ही है, ऐसा कोई स्रोत होता नहीं है। ये होता है वास्तविक वोल्टता स्रोत। उसकी आंतरिक प्रतिबाधा को शून्य नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है, पर शून्य कभी भी नहीं किया जा सकता। और लोड के साथ अगर लोड के मान में अपन परिवर्तन करेंगे तो वोल्टता नियत नहीं रह सकती, वो चेंज होगी, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आएगा। तो ये होते हैं वोल्टता स्रोत। ठीक है, ये एक होता है आदर्श वोल्टता स्रोत जिसमें आंतरिक प्रतिबाधा शून्य होती है, लोड के साथ वोल्टता स्थिर रहती है। वास्तविक वोल्टता स्रोत आंतरिक प्रतिबाधा शून्य नहीं होती, लोड के साथ वोल्टता में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। वास्तविक वोल्टता स्रोत का ही अस्तित्व है, आदर्श वोल्टता स्रोत जैसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, सेकेंड लिखेंगे अपन इसमें अब धारा स्रोत। दूसरे प्रकार का लिखेंगे वो है धारा स्रोत। धारा स्रोत, चलिए धारा स्रोत में लिखेंगे वह स्रोत जिसमें अनंत मान का
प्रतिरोध, अनंत मान का प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ माना जा सकता है, उसे आदर्श धारा स्रोत कहते हैं। उसे आदर्श धारा स्रोत कहते हैं। इस स्रोत के लिए बाह्य लोड के किसी भी मान पर धारा का मान स्थिर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे इसी में ही, ऐसा स्रोत जिसके समांतर क्रम में परिमित मान का लोड जुड़ा हुआ हो तथा बाह्य लोड के साथ धारा के मान में परिवर्तन आता हो, ऐसे स्रोत को वास्तविक धारा स्रोत कहते हैं। तो ये भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आदर्श धारा स्रोत, दूसरा होता है वास्तविक धारा स्रोत। आदर्श धारा स्रोत कौन सा होता है? एक तो होता है जिसमें समांतर क्रम में अनंत मान का प्रतिरोध जुड़ा और बाह्य लोड के साथ हर मान के लिए धारा अपरिवर्तित रहे। ये आदर्श धारा स्रोत हो गया। और इसमें क्या होता है? समांतर क्रम में परिमित मान का लोड प्रतिरोध या सिंपल प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो और बाह्य लोड के मान में परिवर्तन के साथ धारा भी परिवर्तित होती है। ऐसे स्रोत को अपन क्या कहेंगे? वास्तविक धारा स्रोत कहेंगे। ठीक है,
आदर्श धारा स्रोत कौन सा होगा? जिसके समांतर क्रम में अनंत मान का प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो और जो बाह्य लोड के किसी भी मान के लिए धारा अपरिवर्तित रखता हो, ऐसा स्रोत क्या होगा? आदर्श धारा स्रोत। ऐसा कोई स्रोत होता नहीं है, बस इसकी परिभाषा है। दूसरा है वास्तविक धारा स्रोत। ये होते हैं, इसमें लिखो, इसमें लिखा हुआ है कि समांतर क्रम में परिमित मान का लोड प्रतिरोध या सिंपल प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो और बाह्य लोड के मान के में परिवर्तन के साथ धारा का मान भी अगर परिवर्तित होता हो तो ऐसे लोड को अपन क्या कहेंगे? वास्तविक धारा स्रोत कहेंगे। ऐसे स्रोत को अपन क्या कहेंगे? वास्तविक धारा स्रोत कहेंगे। तो देखिए दो प्रकार के स्रोत अपन ने पढ़े। पहला स्रोत अपन ने पढ़ा था वोल्टता स्रोत, वोल्टता स्रोत, और दूसरा पढ़ा अपन ने धारा स्रोत। इसमें भी आदर्श वोल्टता स्रोत होता है और इसमें भी वास्तविक वोल्टता स्रोत होता है, इसमें भी आदर्श वोल्टता स्रोत होता है और इसमें भी वास्तविक वोल्टता स्रोत होता है। दोनों की परिभाषाएं अपन ने लिख ली हैं, ठीक है। थर्ड लिखिए आप, थर्ड टॉपिक में ए लिखेंगे, थर्ड ए, रेखीय प्रतिबाधाएं, रेखीय प्रतिबाधाएं, रेखीय प्रतिबाधाएं, रेखीय प्रतिबाधाएं। चलिए इस पे लिखेंगे, यदि किसी प्रतिबाधा से, यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित, यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा, प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा तथा प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न, तथा प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न, सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के मध्य का ग्राफ, विभवांतर के मध्य का ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है, सरल रेखा प्राप्त होता है, सरल रेखा प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, तो सरल रेखा प्राप्त होता है तो ऐसी प्रतिबाधाओं को, तो ऐसी प्रतिबाधाओं को रेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। ऐसी प्रतिबाधाओं को रेखीय प्रतिबाधा कहते हैं, रेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। उदाहरण है इसके प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र। इसमें क्या होगा, ये y है, ये x है, इधर अपन ले रहे हैं धारा I और इधर ले रहे हैं विभवांतर V, ठीक है। तो जैसे जैसे धारा बढ़ाते जाएंगे विभवांतर का मान भी रेखीय रूप से बढ़ेगा। तो ऐसी प्रतिबाधाओं को अपन क्या कहेंगे? रेखीय प्रतिबाधा। इनका उदाहरण क्या है? प्रतिरोध हो गया, प्रेरकत्व हो गया, संधारित्र हो गया, ये सब रेखीय प्रतिबाधाओं के उदाहरण ही हैं, ठीक है। चले इसमें देखिए, ओम के नियम से अपन जानते हैं V इक्वल्स टू IR, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। अगर R नियम है तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब जितना मान I का बढ़ेगा उतना ही V का भी बढ़ेगा। तो इनके बीच में जो संबंध होगा वो रेखीय संबंध होगा। तो प्रतिरोध जो यहाँ पे R है वो कैसी प्रतिबाधा हो गया? रेखीय प्रतिबाधा हो गया। प्रतिरोध को अपन क्या कहते हैं? रेखीय प्रतिबाधा कहेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे इसमें B, ये हो गया रेखीय प्रतिबाधा। B लिखेंगे
इसके उदाहरण लिख लेना, प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र। बी में लिखेंगे द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं, द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं। द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं जो दोनों तरफ से समान रहे, ऐसी प्रतिबाधाएं लिखेंगे इसमें। वे प्रतिबाधाएं जिनसे प्रवाहित धारा की दिशा को विपरीत करने पर भी प्रतिबाधा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं कहलाती हैं। द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं कहलाती हैं। द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं कहलाती हैं। द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं कहलाती हैं। चलिए फोर्थ टॉपिक लिखेंगे अपन, शाखा, ब्रांच। फोर्थ टॉपिक है अपने शाखा या ब्रांच। ठीक है, इसमें लिखेंगे किसी जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत रहता है, शाखा कहलाता है। जैसे ये कोई बैटरी लगी हुई है, इसके साथ ये पूरा जाल है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसे अपन इस पॉइंट को कहेंगे ए, ये बी, ये सी और ये डी। यहाँ पे अपन कोई लोड लगा देते हैं, या ये कहूँ कि कोई लोड Z लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है बी से लेके बी तक, उसमें बी से लेके सी तक में और बी से लेके डी तक में इनमें धाराओं का मान नियत रहेगा, तो इन सबको अपन क्या कहेंगे, शाखा। ये है जाल का एक हिस्सा, लेकिन इस पूरी की पूरी ब्रांच में धारा का मान बिल्कुल नियत रहेगा, तो हम इसे क्या कह देंगे, शाखा कह देंगे। ठीक है, तो शाखा क्या होती है, किसी जाल का वह हिस्सा जिसमें धारा का मान नियत रहता है, शाखा कहलाती है। ठीक है, फिर अपन को डेफिनेशन लिखनी है, वो लिखेंगे अपन संधि की, जंक्शन। देखिए ये सारी चीजें अपने काम आएंगी।
आगे इसमें जंक्शन में लिखेंगे, किसी लूप में वह बिंदु, किसी लूप या जाल, किसी जाल में वह बिंदु, किसी जाल में वह बिंदु जिस पर, वह बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक शाखाएं, दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हों, संधि बिंदु कहलाता है, संधि बिंदु कहलाता है, संधि बिंदु कहलाता है। तो संधि बिंदु यहां पे कौन सा हो गया? बी। सी भी एक तरह से संधि बिंदु ही है, ठीक है, डी भी एक तरह से संधि बिंदु ही है। तो संधि बिंदु क्या होते हैं? जहां पे दो या दो से अधिक शाखाएं आकर मिलती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? संधि बिंदु कहते हैं, ठीक है। 6th में अपन लिखेंगे, लास्ट परिभाषा है अपनी, वो है लूप। लूप में लिखेंगे किसी जाल में धारा का वह बंद परिपथ, धारा का वह बंद परिपथ जो दो या दो से अधिक शाखाओं से, जो दो या दो से अधिक शाखाओं से मिलके बना हुआ होता है, मिलके बना हुआ होता है, लूप कहलाता है, लूप कहलाता है। तो देखो इसमें लूप कौन कौन सा होगा? ए डी सी ए, ए डी सी ए, ए डी बी सी ए, ए बी सी ए, ये लूप होगा। दूसरा लूप कौन सा होगा? बी डी सी बी, बी डी सी बी। तो लूप क्या होता है? एक धारा का ऐसा बंद परिपथ जो दो या दो से अधिक ब्रांचेस या शाखाओं से मिलकर बना हुआ होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? लूप कहते हैं।